Hello everyone. Today we will read chapter 4th of class 10th and the name of the chapter is From the Diary of Annie Frank. Before starting the chapter, I just want to tell you about Annie Frank, and to know more about Annie Frank, let's read this introduction related to the chapter. So let's start it. Anneliese Mary Annie Frank, 12 जून 1929. एनलीज मैरी एनी, जो उसका पूरा नाम था एनी का, वो क्या था? एनलीज मैरी, और एनी फ्रैंक उनका सरनेम था। तो एनी का जन्म कब हुआ? 12 जून 1929 को। फरवरी मार्च 1945। श्योर नहीं था कि वो फरवरी में उनकी डेथ हुई या फिर मार्च में। हाँ, फरवरी मार्च के बीच में कहीं उनकी डेथ हुई है। 1945 में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ और तभी उसकी डेथ हुई। वॉज अ जर्मन। बेसिकली एनी कौन थी? वो एक जर्मन थी, यानी जर्मन की रहने वाली थी। बॉर्न जेविश गर्ल, वो एक यहूदी समाज में पैदा हुई यहूदी लड़की थी। who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. Who wrote? ये डायरी उसने कब लिखी? while in hiding, जब वो छुपी हुई थी। with her family, अपने परिवार के साथ। and 4 friends, और बाकी 4 दोस्तों के साथ। in Amsterdam, जर्मन के एक शहर अमस्टर्डम में। ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स, ऑक्यूपेशन होता है कब्जे में करना। ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, नीदरलैंड के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब जर्मन ने नीदरलैंड पर कब्जा कर लिया था, यानी कि उस वक्त हिटलर बहुत पॉपुलर था, हिटलर बहुत सत्ता में था। तो हिटलर ने जितने भी यहूदी थे उनके ऊपर अत्याचार किए। तो उस वक्त नीदरलैंड्स में बहुत सारे यहूदी रहते थे, अमस्टरडम भी नीदरलैंड में ही था, तो उस पर कब्जा कर लिया। उस दौरान एनी जो थी वो अपने परिवार और 4 दोस्तों के साथ कहीं छुपी हुई थी, तभी उसने ये डायरी लिखी। हर फैमिली हैड मूव्ड टू अमस्टरडम आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी। उसका परिवार पहले तो जर्मनी में रहता था, लेकिन जर्मनी से वो अमस्टरडम तब चले गए थे जब जर्मन पर नाजियों का, यानी हिटलर की पार्टी का नाम था नाजीज, तो उनका राज हो गया था। बट वर ट्रैप्ड होता है झांसे में आ जाना या फंस जाना। बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स। लेकिन वो तब जाल में फंस गए जब नाजी यानी हिटलर की सेना ने नीदरलैंड तक कब्जा कर लिया। एज प्रिकॉशंस अगेंस्ट द जेविश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड। प्रिकॉशन होता है ऑपरेशन, अत्याचार, और जैसे जैसे यहूदी जनसंख्या पर अत्याचार बढ़ता गया, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। तो जिसकी वजह से जो एनी का परिवार था, जुलाई 1942 में उसे अपने पिता, जिसका नाम ऑटो फ्रैंक था, उनके ऑफिस की बिल्डिंग में कुछ छुपे गुप्त कमरे थे, वहां पर छुपकर उन्हें रहना पड़ा। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल तक वो वहीं छुप कर रहे। द ग्रुप वॉज बिट्रेड, और आखिर में जितने भी लोग, चाहे उसका एनी का परिवार था या उसके कुछ दोस्त थे, वो जो छुपे हुए थे उनके साथ धोखा हो गया। बिट्रेड मीन्स धोखा हो जाना। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम, और वहां से पकड़कर उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया। कंसंट्रेशन कैंप क्या होता है? नजरबंदी कैंप, जहां पर होता तो फ्री है इंसान, लेकिन उस पर पूरी नजर रखी जाती है। वो वहां की सेना के खिलाफ या जो लोग नजर रखे होते हैं उनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकता। वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफस, और वहीं उसी कंसंट्रेशन कैंप में एनी की मौत हो जाती है टाइफस की वजह से। टाइफस क्या चीज़ है? टाइफस एक ऐसा बुखार है जिसमें बॉडी पर दाने हो जाते हैं, ठंड लगती है, जिसकी वजह से अगर ये लंबा चले तो डेथ हो सकती है। इन बर्गन बेल्सन, और ये कंसंट्रेशन कैंप कहाँ पर था? बर्गन बेल्सन, जो नॉर्वे में एक जगह है, वहाँ पर था। विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक, और एनी की डेथ उसकी बड़ी बहन मार्गरेट फ्रैंक की मौत के कुछ दिनों बाद ही हो जाती है। हर फादर ऑटो,
उसके जो पिता हैं ऑटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, उनके परिवार में से सिर्फ अकेले बचते हैं। सर्वाइवर मीन्स बचना। रिटर्न टू एम्स्टर्डम, तो पूरे परिवार की मौत के बाद आखिर उसके पिता वापस एम्स्टर्डम जाते हैं। आफ्टर द वॉर एंडेड, वो भी तब जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो जाता है। टू फाइंड दैट हर डायरी, वो डायरी ढूंढने, हैड बीन सेव्ड, जो डायरी बच गई होगी। कन्विंस्ड दैट इट वॉज ए यूनिक रिकॉर्ड, उसके पिता को, कन्विंस्ड होता है विश्वास करना, उसके पिता को पूरा यकीन था, विश्वास था कि वो डायरी एक बहुत ही यूनिक मतलब एक स्पेशल रिकॉर्ड है। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड, और उसके पिता ने काम करना शुरू कर दिया उस डायरी को पब्लिश करवाने के ऊपर। इन इंग्लिश, वो भी कौन सी भाषा में? इंग्लिश भाषा में। अंडर द नेम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, किस नाम से? द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से इंग्लिश भाषा में उसका अनुवाद करवाकर उन्होंने पब्लिश करवाने का बेड़ा उठा लिया। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे, ये डायरी एनी फ्रैंक को उसके पिता ने उसके 13वें जन्मदिन पर दी थी। एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ from 12 June 1942 until its final entry of 1st August 1944। और क्रॉनिकल्स मीन्स इन सीक्वेंस, क्रमबद्ध तरीके से या पूरे सीक्वेंस में 12 जून 1942 से लेकर 1 अगस्त 1944 तक जितनी भी घटनाएं घटी, उन सभी घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा उस डायरी में लिखा हुआ था एनी ने। इट वॉज इवेंचुअली मीन्स अ फाइनली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेजेस। ये जो डायरी थी वो डच भाषा में मेन रूप से एनी ने लिखी थी, लेकिन उसके बाद आखिर में इस डच भाषा से बहुत सारी अलग अलग भाषाओं में इस डायरी का अनुवाद किया गया एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स, और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक किताब बनी। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, और इस किताब पर बहुत सारी पिक्चर्स बनी, टेलीविज़न, बहुत सारे नाटक बने एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस, यहाँ तक कि थिएटर या बहुत सारे ड्रामा किए गए एंड इवन एन ओपेरा, यहाँ तक कि एक संगीत नाटिका, ओपेरा मीन्स संगीत नाटिका भी की गई। जैसे हरियाणा में सांग के ऊपर लोग डांस करते हैं, वैसे ही ओपेरा कोई भी सॉन्ग होता है, और जो कि एनी फ्रैंक की कहानी, जीवन गाथा के ऊपर निर्भर था वो सॉन्ग, और उसके ऊपर एक नाटक किया गया बेस्ड ऑन द डायरी, और वो सॉन्ग किस पर आधारित था? डायरी पर। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, और उसकी डायरी को लोगों ने क्या कहा? एक बहुत ही व्यस्क और बहुत ही व्यवहारिक, इंसाइटफुल मीन्स प्रैक्टिकल, एक बहुत ही प्रैक्टिकल दिमाग की उपज बोला कि एक बहुत ही व्यवहारिक और प्रैक्टिकल दिमाग का काम है ये। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन, इंटीमेट मतलब बहुत गहरा, डीप। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। नाजियों के कब्जे में जब नीदरलैंड था या बाकी लोग थे, यहूदी जो थे, उस वक्त उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ऊपर जो बहुत गहरा प्रभाव था, उसका बहुत करीब से परीक्षण दिखाई देता है इसमें। Anne Frank has become one of the most renowned means famous and discussed of the Holocaust victims. Holocaust means oppression, जो शोषण होता है जिनका। तो एनी फ्रैंक जो थी वो एक बहुत ही, इस डायरी के छपने के बाद वो एक बहुत ही नामचीन व्यक्ति बन गई एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स, और उसको सभी लोगों ने एक बहुत ही ज़्यादा शोषित इंसान के रूप में डिस्कस किया। हालांकि ये जो डायरी थी उसकी मौत के बाद ही छपी थी। सो लेट्स रीड द चैप्टर नाउ. These are given few activities and after that we will start the chapter. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. एनी उस डायरी में लिखती है, डायरी तो बहुत बड़ी है लेकिन उस डायरी के कुछ पेजेस यहाँ पर एक चैप्टर के रूप में दिए हैं उन्होंने। क्या लिखती है एनी? राइटिंग इन ए डायरी, कि एक डायरी में लिखना इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, सच में एक बहुत ही अजीब अनुभव है। फॉर समवन लाइक मी, वो भी मेरे जैसे इंसान के लिए। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने पहले कभी कुछ लिखा नहीं था, बट ऑल्सो
because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl, but also because एनी कहती है कि शायद क्योंकि इसलिए इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसे लगता था दैट लेटर ऑन, कि बाद में अगर ये कभी डायरी छपी, नीदर आई नोर एनीवन एल्स, कि ना तो मैं खुद और ना ही शायद कोई और विल बी इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट लेगा इन द म्यूजिंग्स, म्यूजिंग्स होता है विचारों में, थिंकिंग ऑफ ए 13-year-old स्कूल गर्ल, एक 13 साल की स्कूल में जाने वाली बच्ची के विचारों में कोई इंटरेस्ट लेगा, उसके माइंड में ये था। ओह वेल इट डजंट मैटर, फिर भी एनी ने कहा ओह चलो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, आई फील लाइक राइटिंग, बस मेरा लिखने का मन है, एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, ऑफ माई चेस्ट का मतलब कि दिल का गुबार बाहर निकालना। तो उसने कहा आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, कहती है कि चलो मेरा लिखने का मन है और ये मेरी बहुत बड़ी ज़रूरत भी है, टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, कि अपने दिल के सारे गुबार को, अपने दिल की सारी बातों को मैं बाहर निकाल कर रख दूँ। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज। एनी कहती है उन दिनों मैंने एक बात सुनी थी, और लोग क्या कहते थे कि कागज़ में इंसानों से ज़्यादा धैर्य होता है, यानी कि आप कागज़ पे कोई चीज़ लिख दो, कागज़ किसी को बताने नहीं जाएगा, लेकिन आप किसी इंसान को कोई बात बताते हो तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पहुंच जाती है। तो इसलिए यहाँ पे एनी कहती है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कि लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है एक कागज़ में। और इसी पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बोर्ड के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, व्हेन आई वाज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस्ड, एनी कहती है जब मैं जरा भी दुखी होती थी, एंड वाज सिटिंग एट होम, और घर में बैठी होती थी, विद माई चिन इन माई हैंड्स, अपने हाथों में अपनी ठुड्डी को लेकर बोर्ड और उदास हो रही होती थी, एंड लिस्टलेस, लिस्टलेस मतलब इंटरेस्ट ना लेना किसी चीज़ में, और बेचैन हो रही होती थी, वंडरिंग whether to stay in or go out, और सोच रही होती थी कि घर के अंदर रहूं या बाहर जाऊं। I finally stayed where I was brooding, और आखिर क्योंकि बाहर नाजियों का राज था और अत्याचार हो रहा था, वो छुपे हुए थे, इसलिए वो बाहर जा नहीं सकती थी, तो वो वहीं रहती। where I was brooding, कहती मैं जहाँ brooding, brooding means thinking, जहाँ मैं सोच रही होती थी। yes पेपर डज हैव मोर पेशेंस, और कहती फिर मैंने सोचा कि हाँ कागज़ में ज़्यादा धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू गेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक, ग्रैंडली रेफर टू एज ए डायरी। स्टिफ बैक्ड मतलब मोटे गत्ते वाली। कहती जब मैंने डायरी लिखना शुरू किया तब मैंने कोई प्लान नहीं किया था कि इस मोटे गत्ते वाली इस नोटबुक को कोई दूसरा भी पढ़ेगा। ग्रैंडली इतने शानदार तरीके से, रेफर टू एज ए डायरी, जिसे मैंने बड़े शानदार तरीके से डायरी का नाम दिया था। अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, कहती है कि चलो मैं इसमें तब तक अपनी बातें लिखूं जब तक कि मुझे कोई अच्छा या सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता। इट प्रोबेबली, प्रोबेबली मीन्स परहैप्स, शायद, इट प्रोबेबली वुडंट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, कहती है चलो इससे कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, फिर एनी कहती है चलो मैं वापस उसी बात पर आती हूँ। दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप ए डायरी, जिस बात ने मुझे डायरी रखने पर, प्रॉम्प्टेड होता है एनकरेज करना, उत्साहित किया। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बार मुझे डायरी रखने पर जिस बात ने उत्साहित किया, चलो उसकी बात करते हैं। आई डोंट हैव ए फ्रेंड, किस बात ने उत्साहित किया? एनी कहती है मेरा कोई दोस्त नहीं था, इस बात ने मुझे उत्साहित किया। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, एनी कहती है चलो मैं और डिस्क्राइब करती हूँ आपको, और बहुत साफ तरीके से और स्पष्ट रूप से आपको बताती हूँ। सिंस नो वन विल बिलीव दैट ए 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, एनी कहती है कि सच में कोई इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि एक 13 साल की बच्ची इस दुनिया में पूरी तरह से अकेली है। एंड आई एम नॉट, कहती है सच में मैं अकेली थी भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास बहुत प्यार करने वाले माता पिता थे। एंड ए 16-year-old सिस्टर, एक 16 साल की बहन थी। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और जो मेरे पास 4 परिवार और भी हमारे साथ छुपे हुए थे, उसमें 30 लोग थे जिन्हें मैं अपना दोस्त कह सकती थी। आई हैव ए फैमिली, मेरा परिवार था। लविंग आंट्स, बहुत अच्छी प्यारी आंटियां थी। एंड ए गुड होम, बहुत अच्छा घर था। नो, ऑन द सरफेस, कहती ये सब ऊपर से देखने पर था।
आई सीम टू हैव एवरीथिंग, कहती है देखने पर तो मेरे पास सब कुछ था, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, नहीं था तो सिर्फ एक सच्चा दोस्त नहीं था। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग ए गुड टाइम। ऑल आई थिंक अबाउट, कहती है ऐसा मैं तब सोचती थी जब मैं अपने दोस्तों के साथ भी अच्छा टाइम बिता रही होती थी, यानी स्कूल जो क्लासमेट्स वगैरह थे उनके साथ अच्छा टाइम बिताती थी, तब भी मुझे ऐसे लगता था कि कोई मेरा अच्छा दोस्त नहीं है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग, कहती मैं किसी से अपने दिल की बात नहीं कर पाती थी। बट ऑर्डिनरी एवरीथिंग एवरीडे थिंग्स, अक्सर हाँ अपने क्लासमेट से मैं रोजमर्रा की बातें तो करती थी, लेकिन दिल में जो छुपा था वो नहीं कह पाती थी। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, कई बार हम किसी के बहुत नज़दीक नहीं हो पाते, एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही जिंदगी की समस्या रहती है। मे बी इट्स माई फॉल्ट, एनी कहती है हो सकता है मेरा ही कसूर हो, दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि मैं ज़्यादा घुल मिल नहीं सकी लोगों से। इन एनी केस, चलो जो भी हो, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, चलो जो भी चीज़ें जैसी चल रही हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और बदकिस्मती की बात ये थी कि ये चीज़ें जो हो रही थी नाजियों के राज में वो बदलने वाली भी नहीं थी। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, यही कारण था कि मैंने डायरी लिखनी शुरू की। टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, कहती है कि बहुत लंबे समय से, इमेजिनेशन मतलब फैंसी, कल्पना, बहुत लंबे समय से मेरी कल्पना में ऐसे ही एक दोस्त की छवि थी, ऐसा दोस्त जिससे मैं अपने दिल की बातें कर सकूं। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन, जॉट डाउन का मतलब होता है राइट करना, लिखना। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी, इसका डायरी में मैं कोई तथ्य या कोई सबूत या प्रूफ नहीं लिखना चाहती थी, द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जैसा कि अक्सर लोग करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, इस डायरी को मैं अपना दोस्त बनाना चाहती थी, एंड आई एम गोइंग टू कॉल हिज फ्रेंड किटी, और इसी वजह से मैं अपनी इस डायरी को अपना दोस्त मानती थी, और मैंने इसका नामकरण क्या कर दिया, किटी। मैंने अपने इस दोस्त का क्या नाम रखा, किटी कहकर मैं इसको बुलाने लगी। Hope for the best. You like the chapter, you hear it very carefully. If you have any query related to the chapter, you can send your query in the comment section. Also subscribe my channel, and also click the bell icon so that you can find the notifications that will come. Like my channel. Thank you.